नमस्कार विद्यार्थियों। हमने शनिवार के दिन अध्याय 5 संज्ञानात्मक विकास पार्ट 2 का कंप्लीट करा दिया था और उसके बाद रविवार और सोमवार 2 दिन समय ना मिलने के कारण वीडियो नहीं डाले जा सके। तो आज हम अध्याय 6 अभिप्रेरणा पार्ट 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अध्याय 6 अभिप्रेरणा पार्ट 1। प्रश्न 1, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व निर्माण में, बी कक्षा शिक्षण में, सी अनुशासन में, डी ये सभी। तो ये देखा जाए तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन जो प्रभावी होता है वह व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है और अनुशासन में भी होता है। तो ऑप्शन डी ये सभी बिल्कुल सही है। प्रश्न 2, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह निम्नलिखित में से किस नियम को अनुसरित करता है? ऑप्शन ए समन्वय का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत, डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो विशेष अवधि के दौरान विकास जब प्रगति करता है लेकिन इस अवधि के समायोजन के लिए वह विराम करता है, तो यह जो विकास के नियम के अंतर्गत आता है वह है चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 3, कोलबर्ग के अनुसार सही या गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को ... कहा जाता है। ऑप्शन ए नैतिक यथार्थवाद, बी नैतिक तर्कड़ा, सी सहयोग की नैतिकता, डी नैतिक क्रिया। तो कोलबर्ग के अनुसार सही गलत का निर्णय लेने वाली जो प्रक्रिया कहलाती है वह होती है नैतिक तर्कड़ा, क्योंकि इसमें चिंतन को भी शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बी यह व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, सी यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, डी यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो ये कह रहा है कौन सी प्रक्रिया जो है अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। यहाँ देखा जाए तो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, यह भी बिल्कुल संबंधित है उससे। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह भी सही है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ऑप्शन डी यह इस प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 5, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, बी किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, सी किसी प्रशंसनीय व्यक्ति द्वारा समर्थन एवं संस्कृति, डी संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। यहाँ पर जो विद्यार्थियों के अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए शिक्षक को नहीं करना चाहिए वह है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, क्योंकि दबाव से विद्यार्थी की संवेगात्मक विकास को अवरोध किया जा सकता है। तो इससे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 6, उपलब्धि अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उपलब्धि अभिप्रेरणा जीवित रहने के लिए आवश्यक तत्व है, बी यदि क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, सी यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, डी उपर्युक्त सभी। यदि यहाँ पर देखा जाए ऊपर के तीनों बिंदु तो ये सभी अभिप्रेरणा से संबंधित तत्व जरूरी हैं, तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 7, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि ... को संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन ए दूसरों को, बी प्रेरकों को, सी उद्देश्यों को, डी आवश्यकताओं को। तो यदि यहाँ पर समायोजन का तात्पर्य इन परिस्थितियों में अनुकूलन करना है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आवश्यकताओं को बिल्कुल सही है। प्रश्न 8, ... को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। ऑप्शन ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, सी
विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, डी कक्षा में पूर्ण नीरवता। तो यहाँ पर देखा जाए तो अनुप्रेरित शिक्षण का जो संकेत है वह है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। जब विद्यार्थियों को अनुप्रेरित करते हैं तो नए नए प्रश्न सामने रखते हैं और प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 9, कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। ऑप्शन बी, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डी, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो उनको लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वो किसी प्रकार से हतोत्साहित ना हो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 10, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। ऑप्शन ए, चुने हुए अध्ययन द्वारा। बी, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा। सी, गहन अध्ययन द्वारा। डी, सस्वर अधिगम द्वारा। तो यहाँ पर कह रहा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को गहन अध्ययन द्वारा अभिप्रेरित करना ही उचित माना जाएगा दिए हुए विकल्पों के अनुसार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 11, शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। ऑप्शन ए, शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना। बी, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना। सी, लड़के लड़कियों और वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना। डी, सही विद्यार्थियों की शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा का जो अर्थ आता है उसमें सही विद्यार्थी एक साथ पढ़ें, एक साथ बढ़ें। तो ऑप्शन डी, सही विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 12, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है ऑप्शन ए, उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। बी, उसका अधिकारियों से उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। डी, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो शिक्षक को साधन संपन्न होने का अर्थ जो है वह है कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को जब पर्याप्त ज्ञान होगा तभी वह साधन संपन्न शिक्षक माना जाएगा और वह शिक्षक होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 13, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है। ऑप्शन ए, श्यामपट्ट का प्रयोग करना। बी, चर्चा करना। सी, कहानी कहना। डी, प्रश्न पूछना। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए जो उचित कार्य है तो वह है प्रश्न पूछना, क्योंकि जब विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया की जाएगी तो उससे विद्यार्थी सक्रिय रहेगा और उसकी रुचि बढ़ेगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसी प्रश्न में कभी कभी ऐसा भी आता है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या है, तो उसमें कहानी कहना सबसे अच्छा माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर विधि नहीं पूछा, रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक के लिए उचित कार्य बताया गया है। तो प्रश्न नंबर 14, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ऑप्शन ए, उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है। बी, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। सी, यह अवकाश का समय बिताने में सहायक होगा। डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को जो खेलना उचित कहा जाता है तो वह होता है सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 15, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। बी, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। डी, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो एक शिक्षक जो विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है वह है आदर्श रूप से बर्ताव कर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 16, कक्षा में किसी विषय वस्तु पर परिचर्चा करते समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। ऑप्शन ए, तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या। बी, उद्देश्य की सूचना। सी, विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना। डी, श्यामपट्ट पर विषय वस्तु लिखना। तो किसी विषय वस्तु पर परिचर्चा के समय यहाँ पर ध्यान देने के लिए ये है कि परिचर्चा के पूर्व और परिचर्चा के बाद नहीं, परिचर्चा के समय की बात की गई है। तो अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि जो है वह है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या। यदि यही बात परिचर्चा से पूर्व की बात कही गई होती तो उद्देश्य की सूचना होती है, और परिचर्चा के बाद की बात होती है तो निष्पक्ष मूल्यांकन और अन्य चीज़ें आती हैं।
तो ऑप्शन ए तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या बिल्कुल सही है। प्रश्न 17, हम सभी में आवश्यकतानुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसका सर्वप्रथम पूरा होना चाहिए संबंधित है। ऑप्शन ए सम्मान, बी शारीरिक, सी सामाजिक, डी आत्मानुभूति। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम सभी में आवश्यकतानुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए वह संबंधित है किस चीज़ से? तो वह संबंधित है आत्म अनुभूति से। बहुत लोग इसको आत्मसिद्धि समझकर गलत मान सकते हैं, लेकिन ये आत्मसिद्धि नहीं, आत्म अनुभूति है। आत्म अनुभूति का मतलब बालक को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका ज्ञान। तो उसके लिए वो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा उसी के आधार पर, और सब कर सकेगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 18, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक ऑप्शन ए संबंध स्थापित करता है, बी शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, सी व्याख्या स्तर पर स्थैतिक बना रहता है, डी ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक जो करता है वो सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 19, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बना देती है, बी पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, सी शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, डी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो काम करती है वह शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 20, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, सी विशेष विद्यालय में, डी विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो यहाँ पर देखा जाए तो विशेष रूप से आवश्यकता वाले बच्चों की जो शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए अभिप्रेरणा के आधार पर और समावेशन के आधार पर, तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि अभिप्रेरणा का मतलब है विद्यार्थी को आगे बढ़ाना, और उसको यदि अलग कर दिया जाएगा तो वहाँ अभिप्रेरणा नहीं रहेगी। और हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो अभिप्रेरणा से संबंधित टॉपिक है। प्रश्न 21, किसी विद्यार्थी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए दायित्व की भूमिका, बी ईमानदारी, सी सहभागिता, डी आज्ञाकारिता। तो किसी विद्यार्थी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह होती है दायित्व की अनुभूति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दायित्व की अनुभूति में उसकी ईमानदारी भी आ जाएगी, सहभागिता भी आ जाएगी और आज्ञाकारिता भी आ जाएगी। प्रश्न 22, डॉट 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 को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जा सकता है या माना जाता है। ऑप्शन ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी शिक्षक द्वारा किए गए उपचारात्मक कार्य, सी शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, डी कक्षा में एकदम खामोशी। तो यदि अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत हम मानते हैं तो वह है ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा अधिक से अधिक प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 23, कृतिका अक्सर घर में बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। ये दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। बी शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। सी कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। डी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो यदि यहाँ पर देखा जाए तो विद्यालय में बात करने वाले बालक जो खूब बात करते हैं और घर में बात नहीं करते, उसका मतलब है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 24, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ऑप्शन ए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, बी शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, सी समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, डी विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए विद्यार्थियों में समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी स्फूर्ति लानी है, विद्यार्थियों को श्रम के बारे में सिखाना नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 25, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। ऑप्शन ए पुरस्कार देकर, बी सही मार्गदर्शन कराकर, सी उदाहरण देकर, डी कक्षा में भाषण देकर। तो एक शिक्षक जो विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है वह है ऑप्शन ए पुरस्कार देकर।
एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को अनुप्रेरित करने का कारण प्रमुख है पुरस्कार देकर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 26, उपलब्धि या प्रेरणा है। ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति, बी असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सी सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, डी बिना विचारे जल्दबाजी कार्य करने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर यदि देखा जाए उपलब्धि या प्रेरणा जो है वह है चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 27, आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी। ऑप्शन ए के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी जो होता है, ऑप्शन ए के लिए पुरस्कार की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बी के लिए पुरस्कार उसकी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, सी का बाह्य रूप से अप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में प्रेरणा स्तर कम होता है, डी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन जो आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी होता है उसके लिए बाह्य पुरस्कार उसकी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वह स्वयं अपने आप से आंतरिक रूप से प्रेरित है। इसके लिए बाह्य प्रेरणा उसके लिए ज़्यादा काम नहीं करेगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, बी वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, सी वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, डी वे हमेशा सफल होते हैं। तो जो कौन सी विशेषता कह रहा है आंतरिक रूप से बच्चों के लिए सही नहीं है, तो आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चे जो होते हैं उनके लिए यह विशेषता सही नहीं कि वे हमेशा सफल होते हैं। जरूरी नहीं कि जो आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चे हैं वो हमेशा सफल होंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 29, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ऑप्शन ए स्मृति, बी अनुशासित स्वभाव, सी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि, डी परीक्षण करने की प्रवृत्ति। तो एक सशक्त विद्यालय जो अपने शिक्षकों में योग्यताओं को विकसित करेगा और बढ़ावा देगा वह है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 30, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ऑप्शन ए क्षमता संवर्धन, बी संवेदनशील बनाना, सी पृथक्करण, डी अभिभावकों की भागीदारी। तो सफल समावेशन के लिए बाकी सब की आवश्यकता होती है सिवाय एक के। तो ऑप्शन सी पृथक्करण मतलब अलग करना बिल्कुल सही है। इसी के साथ धन्यवाद। और आप लोगों बहुत कम वीडियो देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि सीटेट का पेपर तो टल गया है, इसलिए क्या करना है अभी तैयारी करके, और तैयारी अगर विस्तार पूर्वक करना है इसीलिए हम एक एक चैप्टर का आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। तो आप उसको पूरा देखिए और पढ़ाई करिए, तभी आपका अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसमें जो दिक्कतें होंगी किसी प्रश्न में किसी टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आपको उसका भी वीडियो बना के आपको जवाब दिया जा सकता है। तो अगर ऐसे अध्ययन नहीं करिएगा, डीप स्टडी नहीं करिएगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, लगे रहिए। धन्यवाद।